नमस्कार दोस्तों, आज जिस पॉडकास्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका उद्देश्य है शिक्षा से जुड़े हुए कई मुद्दे, कई पहलुओं पर हम डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन में हमारे साथ है डॉक्टर शशांक अवस्थी। जी हाँ, डॉक्टर शशांक अवस्थी जीएल बजाज में डीन स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। IEEE में वाइस चेयरमैन हैं शशांक जी, और उसके साथ समाज सेवा में शशांक जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल और योगदान रहता है। शशांक जी के बारे में चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय हो जाएगा, लेकिन अभी शायद चर्चा कहीं और की जाएगी। अभी बात करेंगे मुद्दे की। शशांक जी नमस्कार, धन्यवाद। शिक्षा की बात करें तो मुझे वो बात याद आती है कि एजुकेशन ऐसी हो जिससे हेड इज हेल्ड हाई एंड माइंड विदाउट फियर। मस्तिष्क में कोई फियर न हो और आप अपना जो हेड है, अपने शरीर को, मस्तिष्क को गर्व से ऊंचा रख सके, वो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आज हम बात करेंगे वर्तमान प्रारूप में शिक्षा प्रणाली। चूंकि आप टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एजुकेशन को बिलोंग करते हैं, आपने एकेडमिक्स के क्षेत्र में, आपने रिसर्च के क्षेत्र में, आपने ब्रांड बिल्डिंग के क्षेत्र में, आपने एडमिशंस के क्षेत्र में, मेरे ख्याल से सभी क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज जब बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है तो मैं देखता हूं, पहले तो अगर बच्चे ने 12th कर लिया है तो उसके पास एकमात्र विकल्प है इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है। और बीटेक में भी क्या करना है, आप हर बच्चे से पूछिए, मेरे ख्याल से 70% से ज्यादा बच्चा, और मेरे ख्याल से ये बॉगलिंग भी फैक्ट हो सकता है, हर स्टूडेंट को चाहिए कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस। तो पहला सवाल तो सर ये है कि जिस तरीके से हर कोई कंप्यूटर साइंस मांग रहा है, क्या कंप्यूटर साइंस के हम पीक पर पहुंच चुके हैं या अभी और स्कोप है? दूसरा, एक बहुत ही चिंताजनक विषय यह भी है कि जो कोर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन ब्रांचेस को भारत के अंदर हाशिए पर रख दिया गया है। क्या इनकी वास्तव में डिमांड कम है या बच्चों में उसके प्रति जागरूकता नहीं है? कारण क्या है सर? देखिए, आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का क्या रोल है समाज में। जी। जहां तक हमारा मानना है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जी एक एप्लीकेटिव इंजीनियरिंग है। ये हमारे द्वारा बनाया गया एक शब्द आप मान सकते हैं। जी जी, एप्लीकेटिव हम इंजीनियरिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जनरली, कोर इंजीनियरिंग, और हमने एक नया पार्ट और डिवाइड कर दिया, बना दिया आपके सामने कि एप्लीकेटिव। जो कोर इंजीनियरिंग है उसमें आता है आपका मैकेनिकल की बात कर सकते हैं हम कोर इंजीनियरिंग में, हम सिविल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल की कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच की अगर इंटरफेसिंग की बात करें तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन की हम बात कर सकते हैं। आज आपने कहा कि हर बच्चा कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहा है, क्या ये उसका पीक है? पीक किसी चीज का नहीं होता, ये चलता रहेगा ऐसे ही। लेकिन एक चीज बड़ी चिंताजनक है समाज में, हम बच्चे के पेरेंट्स से भी बात करते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं, इवन हमारे कुछ मित्र भी हैं, बहुत कुछ समझाने के बाद भी वो भी कंप्यूटर IT सेक्टर में हैं, लेकिन वो भी लास्ट में एक सवाल कहते हैं, सर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है यहाँ पे कि एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस या ये जो IT सेक्टर है ये कर क्या रहा है और लोगों का रुझान इसकी तरफ क्यों क्यों है। आज अगर हम वर्तमान परिस्थितियों में देश और विश्व की बात करें तो जो बल्क रिक्रूटर्स हैं वो IT सेक्टर से जी। आप TCS की बात करिए, आप इन्फोसिस की बात करिए, आप विप्रो की बात करिए, आप SCL की बात करिए, आप एसेंचर की बात करिए, सारे लोग क्या है, जितनी भी कंपनीज हैं ये बल्क रिक्रूटर्स हैं, मींस ये बल्क में बच्चे को हायर करते हैं। तो समाज में या बच्चे के पेरेंट्स में या बच्चों में एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस की कंपनी में IT सेक्टर में जा रहे हैं। सच्चाई इससे थोड़ी सी अलग। सच्चाई क्या है कि जितने भी बच्चे हैं उनको ये पता नहीं, उसका अगर पोस्टमार्टम करके देखेंगे पूरे, सपोज किसी भी कॉलेज का आप एग्जाम्पल उठा लीजिए, आप बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एग्जाम्पल उठा लीजिए और उसमें देखिएगा कि अगर मान लीजिए एसेंचर ने 300 बच्चे हायर किए हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा वो 300 बच्चे कौन से हैं। वो 300 बच्चे कंप्यूटर साइंस के भी होंगे, उसमें IT के बच्चे भी होंगे, AI के बच्चे भी होंगे, मैकेनिकल के भी होंगे, इलेक्ट्रिकल के भी होंगे, सिविल की थोड़ी कम क्वांटिटी में होते हैं, ये मैं मानता हूं। तो ये सबके हैं, लेकिन लोगों को क्या एक परसेप्शन है कि IT सेक्टर की कंपनी आई थी, इतने बच्चे ले। अब दूसरी चीज,
आप देखिए, जहां तक कोर इंजीनियरिंग की बात है, आप घर में वॉशिंग मशीन यूज करते हैं जी, हम टेलीविजन यूज करते हैं, हम जी। कार यूज करते हैं। अगर हम डे टू डे एक्टिविटीज की अपनी बात करें, हम्म, तो शुरू से शाम, सुबह से लेके शाम तक, हम्म, हम भले मेरे हाथ में एक स्मार्टफोन हो, हम्म, हम यूज मैकेनिकल डिवाइस का करते हैं, इलेक्ट्रिकल का भी उतना ही योगदान है, हम्म, लेकिन हम उससे दूर चलते चले जा रहे हम्म, हैं। एक दिन ऐसा आएगा, अगर यही ट्रेंड बनता रहा, तो हमें मैकेनिकल इंजीनियर्स ढूंढने नहीं मिलेंगे समाज में। हम्म, करना क्या है, इसमें जागरूकता की कमी जी, बच्चों में। हम्म, भाई आपको एक सिस्टम बनाते हैं, सपोज मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपके साथ। जी, जी, सपोज आप एक क्लाइंट है हम्म, और हम कंपनी से आप एनालिस्ट हैं। जी, आप पावर सेक्टर से आए हैं, आपने कहा कि मुझे एक ऐसा सिस्टम ऑटोमेट कराना है कि जो पर्टिकुलर ये काम करे। हम्म, तो एज ए एनालिस्ट मैं सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम पूछूंगा हम्म, कि व्हाट एक्चुअली यू वांट। हम्म, जब हम बांटे, इस फेज को कहते हैं एनालिसिस फेज, जी, जिसमें हमारे की क्वेश्चंस होंगे हम्म, कि आप क्या चाहते हैं बनवाना। फिर हमारा दूसरा होगा, क्या ये बनना फिजिबल है या नहीं है, हम्म, या कोई दूसरा सिस्टम है जो इसको रिप्लेस कर दे हमारे पास ऑलरेडी, जी, इससे कॉस्ट कटिंग हो जाए। अगर नहीं है, तो नया सिस्टम हम बनाएंगे। हम्म, तो उसमें टेक्निकल कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, हम्म, कितना पैसा लगेगा, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी देखेंगे, और जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे समाज में, तो उसका समाज पर क्या इम्पैक्ट होगा, बिहेवियरल या ऑपरेशनल फिजिबिलिटी को भी हमें चेक करना पड़ेगा। जी, तो रिसर्च एंड अनुसंधान के जितने भी पेपर हैं, हम्म, हम अनुसंधान की बात करते हैं, जी, तो उसकी एक स्टडी से ही आया कि 80% गलतियां जो होती हैं, यूजर की नीड समझने में ही हो जाती हैं। हम्म, तो मान लीजिए, अगर पावर सेक्टर का कोई प्रोजेक्ट है, हम्म, तो उसको कौन व्यक्ति ज्यादा अच्छा समझेगा, पावर सेक्टर का एनालिस्ट या कंप्यूटर साइंस से बना हुआ एनालिस्ट? पावर सेक्टर जिसने या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा यस, है। अगर आप बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिक करने की, तो फिर क्या होगा उसमें, मैकेनिकल आपको मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। इंजीनियरिंग। कहने का मतलब ये है कि इसीलिए ये सारी कंपनियां सारे सेक्टर्स के बच्चे उठाती हैं, उनको हायर करती हैं, और बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस वो धीरे धीरे सीनियर होते हैं, और फाइनली वो सिस्टम एनालिस्ट या दूसरे चीजों में आ जाके सीनियर टीम्स को लीड करते हैं। जी, लेकिन जहां तक एनालिस्ट की बात है, हम्म, कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी एनालिस्ट बनते हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड सर्विस इंडस्ट्रीज, प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में बनते हैं। हम्म, सर्विस इंडस्ट्रीज में वो टीम लीडर बन सकते हैं, टीम लीड बन सकते हैं, लेकिन वो चीज नहीं होती। हम्म, अब हम दूसरे एंड पे आते हैं, कोर इंजीनियरिंग में। जी, आप टॉप शॉट कंपनी गूगल का एग्जांपल ले लीजिए, जी, सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई है। किस उससे है, मेटलर्जी, मेरे ख्याल से मेटलर्जी में कंप्यूटर साइंस से तो नहीं। नहीं। आप देख लीजिए, रेयर कोई होगा तो कंप्यूटर साइंस से होगा। क्यों बने ये, क्योंकि कंप्यूटर साइंस अधूरी है कोर इंजीनियरिंग के बिना। अगर कोर इंजीनियरिंग से कोई इन्वेंशन नहीं होगा, तो आप ऑटोमेट नहीं कर पाएंगे, जी, और जब ऑटोमेट नहीं कर पाएंगे, तो आपके फील्ड में रिसेशन आएगा। तो मेरा ये मानना है कि 90% का बच्चा, या जो टॉप रैंकर्स हैं जेई और उसके, वो मैकेनिकल चूज करें, या आपके हम बात करते हैं कोर इंजीनियरिंग की तरफ उनका रुझान बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ता है, तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। आपने देखा होगा, थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जब हम पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो की बात करते हैं, आज हम दूसरे की तरफ, आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है डिफरेंट कंट्रीज में समर्थन जुटाने। आपने देखा कभी इजराइल का प्रतिनिधिमंडल गया किसी से समर्थन जुटाने? नहीं। आपने देखा अमेरिका का कभी गया जुटाने? आपने देखा रसिया किसी से कभी भी वैसे गया हो किसी के पास अपना समर्थन जुटाने? क्यों नहीं गई? दे एम्पावर्ड है वो, बिकॉज दे आर टेक्निकली साउंड। उनकी कोर इंजीनियरिंग, उनकी रक्षा प्रणाली बहुत सशक्त है। उनके स्टूडेंट्स का, उनका रुझान कोर की तरफ है, वो सक्षम है। और जिस देश की तकनीकी या जिसकी इंजीनियरिंग कोर पर आधारित होगी, प्रोडक्शन पर आधारित होगी, आयुध निर्मात्री के तौर पर भी हम बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और अभी हमने दिखा दिया कि जब ब्रह्मोस हिंदुस्तान में बनती है, तो बड़े बड़े देशों के छक्के छूट जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जब टॉप शॉट ब्रेन हिंदुस्तान में आएगा, हिंदुस्तान का टॉप शॉट ब्रेन जब कोर इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर परिणाम चौंकाने वाले होंगे, और हमें किसी कंट्री से जाके
मदद मांगने की या उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं होगी। मेरा मानना है कि मैं अपील करता हूँ इस देश के युवाओं से और पेरेंट्स से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि कोर इंजीनियरिंग के साथ ही आपका भविष्य है। आज देखिए रेलवे की तकदीर बदल गई। मोदी जी ने जब कहा था कि मेक इन इंडिया, कम एंड मेक इन इंडिया, लोग मजाक बनाते थे। आज आप अपने ट्रेन के सारे कोचेस बना रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोचेस बना रहे हैं। वंदे भारत में देखिए आप, और भी देखिए आपने चिनाब पे इतना बड़ा पुल बना दिया, तो ये क्या कंप्यूटर साइंस वाले ने बनाया? निश्चित रूप से नहीं। हाँ, लोड बैलेंसिंग वगैरह की है। आप समझिए, मैं ये दरकिनार नहीं कर रहा कंप्यूटर साइंस को, लेकिन केवल कंप्यूटर साइंस की तरफ भागना या किसी दूसरी ब्रांच की तरफ भागना मेरे समझ से परे है। यहीं पर एक सवाल और निकलता है डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं, आपने मेक इन इंडिया बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आप लेकर के आए और पीयूष गोयल जी का वो आपने ओपिनियन भी देखा होगा, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है, चर्चा भी चली है। जिस तरीके से मेक इन इंडिया मिशन, मैं इसको मानता हूं कि काफी हद तक ही सक्सेसफुल हुआ है, नॉट एज मच एज शुड हैव बीन, लेकिन काफी हद तक ही सक्सेसफुल हुआ है। अगर मेक इन इंडिया मिशन को आप देखेंगे तो इट शुड हैव प्रमोटेड कोर इंजीनियरिंग। भाई भारत के अंदर, देश के अंदर कोर इंजीनियरिंग को इससे बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर आप मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो क्या यह संभव है कि कोर इंजीनियरिंग के थ्रस्ट पर, कोर इंजीनियरिंग के बिना आप मेक इन इंडिया प्रोसेस को या मिशन को आगे लेके चले? 1% भी नहीं बढ़ सकते आप। विदाउट कोर इंजीनियरिंग यू कांट सर्वाइव। और हम अगर रियल लाइफ की बात करें, अपने डे टू डे लाइफ की बात करें, तो हमारी सुबह से शाम, मैंने आपसे पहले ही कहा, हम कोर इंजीनियरिंग के सिस्टम्स के थ्रू गुजरते हैं। कार चलाते हैं, क्या है कोर इंजीनियरिंग? वो सिर्फ आपको रूट बता सकती है, पहिए नहीं घुमा सकती। आपने कहा था कि सप्लीमेंट कर सकती है, सप्लीमेंट कर सकती है, ऑटोमेट कर सकती है चीज को, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम दरकिनार नहीं कर सकते कोर इंजीनियरिंग, रिप्लेस नहीं कर सकते, रिप्लेस कर ही नहीं सकते जीवन में। आप सिस्टम को ऑटोमेटिक तो तब करेंगे जब कोई सिस्टम होगा, और सिस्टम बनेगा किससे? कोर इंजीनियरिंग, कोर इंजीनियरिंग से। यही मेरा कहने का तात्पर्य है। आज जब तक कोर इंजीनियरिंग पर हम लोगों में जागरूकता नहीं होगी, पेरेंट्स को भी ये समझने की बात है। और अगर आप कोर इंजीनियरिंग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोर इंजीनियरिंग से आप करिए इंजीनियरिंग, आप जॉब सीकर नहीं बनेंगे, आप जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं। फिर जो आपका आज के बच्चे का क्या है कि वो 7 लाख की 8 लाख की पैकेज की नौकरी मिल जाए, बहुत हुई तो 43 लाख की पैकेज की नौकरी EMI ले लेगा, EMI ले लेगा और अपना काम करने लगेगा। आप जॉब सीकर बनना, आपने अपने लिए सिर्फ एक जॉब क्रिएट की। अगर आप समाज की भलाई के लिए करते हैं तो आप जॉब क्रिएटर आपको बनना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एक अपनी तरफ से एक चीज जोड़ना चाहूंगा, वी डू नॉट नीड स्मार्ट सिस्टम, नॉट ओनली स्मार्ट सिस्टम, बट द सिस्टम शुड ऑल्सो बी वाइज सिस्टम भी होना चाहिए। इफ वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर सेल्फ बेनिफिट, दिस इज यूजलेस until unless the technology benefited to the society, it is useless. जैसा हमारा IEEE का भी विजन है कि एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी। बिना ह्यूमैनिटी के आप क्या करोगे? अगर ह्यूमैनिटी नहीं है तो टेक्नोलॉजी क्या करेगी? तो टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो देश के, समाज के, ब्रह्मांड के सबके लिए होना चाहिए। सब इसमें कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जब हमारे यहाँ आप जाइए, क्या हम चूंकि उसको मानने वाले हैं, सनातन धर्म में कोई धर्म नहीं है, सनातन में एक जीने की कला है, मैं कहता हूँ। तो उसमें आप मंदिरों में जाइएगा शाम को तो उसका धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। तो विश्व का कल्याण इसी तकनीकी से होगा। उस तकनीकी से होगा जो सृजन करता है, उस तकनीकी से नहीं होगा जो विनाश लाता है। टेक्नोलॉजी तो विनाश भी ला सकती है और सृजन भी कर सकती है। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी है, वाइज टेक्नोलॉजी बनानी है जो सृजन करे, ना कि विनाश करे। एब्सोल्युटली आपने बड़ा खूबसूरती से आप इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेके आए कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में किस तरीके से भारतीय परंपरा छुपी हुई है। और आज पूरा विश्व जिस पर बात कर रहा है, द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, SDGs की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है। और हमारे रामायण काल में, महाभारत काल में, या शिव का आप रेफरेंसेस देते हैं, ये चीजें बहुत निहित रूप से हैं। जैसे आप तुलसीदास जी का अगर मैं रेफरेंस दूं तो बोलते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। यानी ही इज ट्राइंग टू टेल दैट ऐसे बिजनेस मॉडल जो परहित यानी सोशल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर के लिए जो बिजनेस मॉडल्स हैं, उनसे बढ़िया कोई मॉडल नहीं है। और ऐसे मॉडल जो डिस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो पॉल्यूशन के रूप में हो या फिर वो समाज को
किसी तरह के डिस्ट्रक्शन करने के लिए बिजनेस मॉडल हो, उनसे बड़ा अधर्म नहीं है। नहीं है। तो बड़ा खूबसूरती से आप लेकर के आए। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जैसे हम आजकल चूंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था देश के अंदर, तो पड़ोसी देश ने कहा कि हमारे पास एटॉमिक पावर है। निश्चित तौर पर सबके पास एटॉमिक पावर होना चाहिए, लेकिन वो एटॉमिक पावर वेल बीइंग्स के लिए होना चाहिए, किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं होना चाहिए। एक एटॉमिक अगर पावर की बात करें तो छोटे से उससे सालों गाड़ियां चल सकती हैं, बड़ी अच्छी चीजें हो सकती है, सृजन हो सकता है। विनाश की बात करते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता, और जो लोग ऐसा करते हैं, आप देख लीजिए जो विनाश की बात कर रहे हैं तकनीकी में, हम पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या है, क्या वहाँ का आज का जीडीपी है, लोगों का रहन सहन का स्तर देख लीजिए, और हिंदुस्तान के लोगों का रहन सहन का स्तर देख लीजिए। अगर आप समाज के कल्याण के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो आपका कल्याण होगा, अगर समाज के विनाश के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो आपका विनाश होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। अब अपने मूल सवाल पर हम चलते हैं डॉक्टर साहब। हम बात, और आपने एक रेफरेंसेस दिया था कि जब स्टूडेंट चुनाव कर रहा है एजुकेशन का तो बहुत सारी चीजें देखता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि आज का बच्चा पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम में जब बच्चा एडमिशन लेने जा रहा होता है तो एक ही सवाल पूछता है सर। 10 में से 7 या 8 बच्चे एक ही सवाल पूछेंगे, ROI कितना है, प्लेसमेंट क्या है। वो ना तो ये पूछता है फैकल्टी क्या है, ना ये पूछता है कि करिकुलम क्या होगा, ना ये पूछता है कि लैब्स क्या होंगी, ना ये पूछेगा मेरा स्किल एनहांसमेंट क्या होगा, ये नहीं पूछेगा। वही पूछेगा हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है, एवरेज प्लेसमेंट कितना है, और उसके बेसिस पर बच्चा एडमिशन ले लेता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर, और बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं इसको दुखद तो नहीं कहूंगा, बड़ा सरप्राइजिंग है ये। हाँ, हम भी जब एज ए पेरेंट्स जाते हैं या बच्चा भी जाता है, पेरेंट्स आते हैं, तो सबसे पहला सवाल होता है प्लेसमेंट क्या है। आप अपना और हमारा जमाना देखिए जी, हम जब ब्रोशर देखते थे कॉलेज का, ब्रोशर बनता है, हम सबसे पहले देखते थे कॉलेज के डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन कहाँ से होते हैं और उसने डिग्री कहाँ से की, टीचर्स ने कहाँ से डिग्री की हुई है। आज हम क्या देखते हैं, आप किसी भी कॉलेज का ब्रोशर उठा के देख लीजिए, कॉलेज में स्टार्स की फोटो लगी होगी, वो ब्रोशर कम एल्बम ज्यादा लगता है। आई एम सॉरी टू से, हो सकता है, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन वो ब्रोशर कम एल्बम ज्यादा लगता है एक्टिविटीज का। जबकि हम किसी भी संस्थान में किस लिए जाते हैं, IIT में क्यों जाते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए या प्लेसमेंट के लिए। शिक्षा IIT में जाके आप पूछते हैं प्लेसमेंट क्या है, IIM में जाके आप पूछते हैं प्लेसमेंट क्या है, वो बच्चा नहीं पूछता। स्कूल में भी अच्छे स्कूल में जाते नहीं आते, नहीं पूछते। शिक्षा सिर्फ प्लेसमेंट लेना नहीं है, इंजीनियरिंग सिर्फ प्लेसमेंट लेना नहीं है, ये एक जीने की कला है जो हमें कला सिखाती है। अगर एक हमारा ड्राइवर भी है, अगर वो शिक्षित नहीं है तो ड्राइविंग भी एंटीसिपेशन का एक गेम है। थोड़ा सा भटक रहा हूं मैं अपने उससे, एंटीसिपेशन आता है उससे भी। तो शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं है, शिक्षा एक जीने का तरीका सिखाती है। और आपका सवाल क्या था, मैं थोड़ा सा उससे विचलित हो गया हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा था सर कि जब बच्चा सिर्फ प्लेसमेंट को ध्यान में करके, मैं प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो जब आप किसी संस्थान में जाते हैं तो केवल प्लेसमेंट को मत पूछिएगा। मैं दावा करता हूं कि विश्व का कोई भी प्लेसमेंट ऑफिसर आपको प्लेसेबल नहीं बना सकता अनटिल अनलेस आपका एकेडमिक स्ट्रांग नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूं बात। और कोई भी HR किसी भी प्लेसमेंट ऑफिसर के पर्सनल संबंधों के बेस पे आपको हायर नहीं करेगा। आपकी काबिलियत बताएगी कि आप प्लेसेबल हैं या नहीं है। और काबिलियत कहां से आएगी, एकेडमिक्स से आएगी। प्लेसमेंट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ एकेडमिक्स ओनली, नॉट ओनली एकेडमिक्स। अगर आप संस्थान में जाते हैं, देखिए हमेशा आदमी को 2 ऑप्शंस लेके चलने चाहिए। जो कहते हैं कि आइदर हीरो ना आइदर जीरो। अब 0-1 का वो जमाना कंप्यूटर में चलता है, वैसे नहीं चलता है। आपको सेकंड ऑप्शन भी लेके चलना चाहिए। तो उसमें हमारा ये कहना है कि जैसे ही आप हम एकेडमिक को भी देखें, एकेडमिक के बाद हम देखें रिसर्च कितनी हो रही है संस्थान के अंदर, अनुसंधान
क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च के बेस पे ही तो हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अपनी तकनीकी आपकी स्ट्रांग है रिसर्च में, तो आप किसी से नहीं डरोगे। आपका देश देखिए छोटा सा कंट्री है इजराइल, छोटा सा कंट्री है, निश्चित रूप से। कितने कंट्रियों ने एक साथ हमला किया था, क्या कर लिया इजराइल का। देखिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि वहां फलस्तीन और इजराइल में हो रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं आत्मरक्षा की बात कर रहा हूं। डंके की चोट पे आत्मरक्षा रक्षा करता है। हमें 4 देशों से पूछना पड़ता है कि हम ये कर रहे हैं, हमें ये कर दिया, क्यों? कहीं ना कहीं हम तकनीकी रूप से काफी आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उतने आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं जितना होना चाहिए। तो यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि एकेडमिक के साथ साथ बच्चे को नवाचार भी सिखाया जाना चाहिए, इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी ले जाना चाहिए। वो नए नए आविष्कार करें, अनुसंधान करें जो इस समाज को आगे ले जाएं। तो मेरा मानना है किसी भी संस्थान में आप अगर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ के इंक्यूबेशन और स्टार्टअप कल्चर को भी देखें, क्योंकि वो आपको जॉब सीकर नहीं बनाएगा, जॉब क्रिएटर बनाएगा। जब आप जॉब क्रिएटर बनते हैं तो सच्चे समाज के आप ही सेवक हैं, कोई नेता वहाँ सेवक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सपोज आपने एक कंपनी खोली, आपने एक स्टार्टअप तैयार किया, आपने 20 लोगों को ही सही नौकरी दी। एब्सोल्युटली। और अगर आप कहीं नौकरी करते तो स्वयं नौकरी कर रहे होते सिर्फ, भला किसका हुआ? दोनों में से कौन सा केस बेटर है? स्टार्टअप इन केस। तो मेरा ये मानना है कि जो अच्छे बच्चे हैं नहीं, अच्छे बच्चे कहते हैं 50 लाख का पैकेज मिल जाए, अमेरिका सेटल हो जाए, बात खत्म। फिर ट्रंप के रहमो करम पे वहां पे उनके वीजा पॉलिसी बदल रही नहीं बदल रही, उस पर आंखें गड़ाए रहे। यही होता ना कनाडा में जाके, फिर वो वहाँ कनाडा वाले इनको आप जानते हो क्या क्या बर्ताव होता है, वो करते रहे। उससे बेटर है हमारे यहाँ का जो टॉप शॉट है वो यहाँ के स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाए, यहाँ के टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाए। और मैं इसमें सराहना करूंगा भारत सरकार की, उन्होंने जो स्टार्टअप कल्चर लाया था, जहाँ तक मुझे याद है, मैं एक बार फिर से वेरीफाई करूंगा, लेकिन 2 साल पहले मुझे याद है कि विश्व के टॉप 3 स्टार्टअप्स में भारत के भी स्टूडेंट्स का एक स्टार्टअप था। लेकिन व्यथा क्या है, आईआईटी को इतनी सब्सिडीज मिलती है हिंदुस्तान, लेकिन उसका बच्चा भी वहां से करने के बाद विदेश में सर्व करने चला जाता है। ये इस देश की व्यथा है। आप देखो जितने आप कल किसी को भी ले लीजिए, हमारे यहाँ के मूल निवासी एनआरआई और नासा में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए काम नहीं कर पा रहे। क्यों? ये समझने की जरूरत है, इसमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इसलिए मेरा मानना है कि प्लेसमेंट तो आपका हो जाएगा। आप अगर आपके पास मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, अगर आपने 20 बच्चों को भी एंटरप्रेन्योर बना दिया, बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि वो 20 बच्चे कम से कम 500 बच्चों को नौकरी देंगे। एकदम मेरा ही मानना है। बिल्कुल। तो प्लेसमेंट भी है आपका एक इशू है, प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन केवल प्लेसमेंट एजेंसी ढूंढना एक संस्थान के अंदर इस समाज के लिए बहुत खतरनाक है। तो आपने कहा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है, वो संस्थान है चरित्र का निर्माण करने के लिए। इजंट इट? सर अभी आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप मुझे लग रहा है कल्चरल शिफ्ट होना चाहिए, एटीट्यूडनल शिफ्ट होना चाहिए। और अभी हम अगर अपनी कल्चर को देखें इंस्टीट्यूशंस में, हमारे माइंडसेट भी वही है। मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर देखता हूं तो बोलते हैं प्रैक्टिकल पेपर बनाइए, अप्लाइड पेपर बनाइए। और अप्लाइड क्या होता है? अज्यूम योरसेल्फ यू आर ए मैनेजर, अज्यूम योरसेल्फ यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे वहां से मेरे ख्याल से माइंड शिफ्ट होना चाहिए ना, अज्यूम यू आर एन एंटरप्रेन्योर, अज्यूम यू आर क्रिएटिंग एन एंटरप्राइज। तो ये जो कल्चर है, जो शिफ्ट है, वो मुझे लग रहा है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हायर स्टडीज या एजुकेशन, वहां से शिफ्ट बच्चे के दिमाग में डालना चाहिए कि तू सिर्फ जॉब लेने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू जॉब भी क्रिएट करेगा। ये एक कल्चरल शिफ्ट होना चाहिए। और वो जब इसमें एक जिम्मेदारी नहीं है, न सिर्फ हायर स्टडीज की है, इंस्टीट्यूशंस की है, बच्चे की भी नहीं है, उसके दिमाग में चीज आई ही नहीं है, हमने वो चीज पैदा ही नहीं करी है, हमारे यहाँ वो कल्चर ही पैदा नहीं हो रहा है। माँ बाप बोलते हैं कि नहीं अच्छी नौकरी करेगा, विदेश पढ़ लेगा, माँ बाप भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो शिफ्ट है टोटल ओवरऑल मेरे ख्याल से कल्चरल और एटीट्यूडनल शिफ्ट की जरूरत है। डॉक्टर साहब ये सूचना का अभाव है। भारत सरकार ने इतनी योजनाएं चला रखी हैं, डीएसटी के माध्यम से, डीआरडीओ के माध्यम से, बच्चों तक ये कल्चर लाया ही नहीं जा रहा है। बच्चे इस कल्चर के बारे में अवेयर ही नहीं है।
अगर आप मॉडर्न पॉलिसी अभी आज की पॉलिसी देखें स्टार्टअप और इंक्यूबेशन की, तो अच्छे अच्छे संस्थान जो हैं उसमें ये है कि बच्चों के तो स्टार्टअप होने ही चाहिए, कम से कम 2-4% फैकल्टीज के भी स्टार्टअप होने चाहिए। समाज का निर्माण तभी होगा। और हम नहीं कह रहे हैं कि हम आप उसको करो, आप कम से कम एक कल्चर बनाने की कोशिश तो करिए। जैसे निधि प्रयास स्कीम है इंक्यूबेशन, डीएसटी के और भी स्कीम्स हैं आपके, इतनी ग्रांट्स आती हैं, ग्रांट्स के बारे में बच्चों को बताया ही नहीं जाता है। इवन हम IEEE की बात करें, टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए क्या क्या उन्होंने कितने डॉलर्स की मदद देते हैं वो लोग, और वास्तव में निर्माण कर रहे हैं। दो इट इज अ वर्ल्ड वाइड फर्म सोसाइटी, लेकिन उनका भी कार्य बहुत सराहनीय है। लेकिन बच्चे को IEEE के बारे में 10% बच्चों को पता होता है केवल। सही बात। बच्चों को IST या दूसरी भी, हम केवल IEEE की बात नहीं कर रहे, हम दूसरे भी ऐसे जो लोग इस तरीके की ग्रांट्स देते हैं, लोगों को पता ही नहीं है और पेरेंट्स जानना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में भरा हुआ है इन्फोसिस विप्रो पैकेज। और कभी कभी तो बड़ा दुखद होता है, ऐसे ऐसे बच्चे पैकेज पूछ लेते हैं आके, इनको पैकेज लिखना नहीं। सत्य बात, सत्य वचन। सर अभी हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। हम इंडस्ट्री 5.0 की बात कर रहे हैं, राइट, बहुत आगे निकल गए। अगर वो डेवलपमेंट एजुकेशन में देखें ना, तो एजुकेशन में कुछ खास डेवलपमेंट हुए नहीं है। अब उसका एक कारण ये भी है कि बेस्ट ब्रेन आपके देश का अगर टीचिंग में नहीं आएगा तो क्या कंट्री का फुलेस्ट डेवलपमेंट हो सकता है? मेरा मानना यह है कि आइडियल कंडीशन क्या होगी, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री शुड कम इनटू टीचिंग। और वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उतने पक्ष नहीं है, फैसिलिटीज नहीं, उसको दूसरी जगह इंडस्ट्रीज में जाके फैसिलिटीज मिलते हैं, पक्ष मिलते हैं, इसलिए नहीं आ रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जो सरप्राइजिंगली लोग बोलते हैं, और हमारा और आपके इनफॉर्मल डिस्कशन में भी ये बात आती है कि टीचर लोग चॉइस से नहीं बनते, हायर स्टडीज में, प्रोफेशनल स्टडीज में। क्या ये सही है सर? मैं इससे थोड़ा सा डिफर करूंगा। हाँ। उसके पहले मैं गालिब का एक शेर कहना चाहूंगा जी, मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे। मत इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं, मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। वाह। कहने का मतलब ये है, जो इंडस्ट्री में जा रहा है वो बना कौन रहा है? हम बना रहे हैं टीचर्स। ये जो पक्ष यहां मैटर नहीं करता, मैटर करता माइंडसेट। आपको किस चीज में मजा आ रहा है, आप में सेवा का भाव कितना है। ये नहीं कहता कि पैसे की जरूरत नहीं, जिंदा रहना है तो पैसा भी चाहिए। और सरकार को निश्चित तौर पे, मैं सिर्फ एक चीज जो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मैं आगे बोलूंगा, सिर्फ एक शब्द, एक लाइन के साथ, एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ूंगा इसमें मैं, बाकी सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। एक पंच लाइन में मैंने कभी एक लघु कथा लिखी थी, चूंकि मैं लिखता भी हूँ जी, तो मैंने उसमें लिखी थी कि टीचर का क्या फ्यूचर, टीचर का क्या फ्यूचर, जो टीचर बच्चों का फ्यूचर बनाता है उसका क्या फ्यूचर, जिनके संस्थानों में पढ़ाता है उनका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन टीचर का फ्यूचर क्या है, इस पे भी एक बार विचार करने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा मैं इस पे नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, कोई भी टीचर बाय वर्च्यू, बाय चॉइस, कभी टीचर, कोई भी इंजीनियर बाय वर्च्यू, बाय चॉइस कभी टीचिंग में नहीं आना चाहता। आप हाथ उठवा लीजिए, आप तो टीचर हैं, हम भी टीचर क्लास में, कितने बच्चे टीचर बनना चाहते हैं बताओ? शायद कोई आई डोंट थिंक, मुझे लगता नहीं है कोई बच्चा कोई इंजीनियर बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, या फिर मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब किसी को कहीं, जब उसको नौकरी नहीं मिलती, बच्चे को कहता है एमटेक कर ले, तो लास्ट में टीचर ही बन जाते हैं। यहाँ तक कोई बुराई नहीं है, हम भी ऐसे ही आए। हमारे पिताजी ने भी हमें इंजीनियर बनाने की कोशिश की थी, हम टीचर बन गए। मेरा रुझान भी टीचिंग में था। अब लोग कहेंगे कि बातें बना रहा है, रुझान टीचिंग में था। आप यही मान लीजिए कि भाई मजबूरी में बन गए। लेकिन किसी एक वाइस चांसलर को सुनना था, तो उन्होंने ये कहा था कि कोई भी इंजीनियर कभी अपनी मर्जी से टीचर नहीं बनता। जब उसे कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो टीचिंग करने लगता है, और टीचिंग करते करते और सर्च अपनी जारी रखता है। तो मेरा यहाँ पे डिफर करते हैं हम लोगों से, कि थोड़ा सा लाइटर मोड में कहूँगा आपसे, कि जब टीचिंग में आ गए तो टीचिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाइए।
भाई हम इफ यू डोंट गेट द वाइफ टू whom you love, then love the wife you have. वाह, जिससे आप प्यार करते थे उससे आपकी शादी नहीं हुई, तो छोड़ो, जिससे हो जिससे गई है। शादी हो गई उसको प्यार करो, और नहीं करोगे तो जिंदगी में हमेशा दुखी रहोगे, जिंदगी हेल हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि जिस प्रोफेशन में आ गए हो उसी में आगे बढ़ो, निश्चित रूप से आपका कल्याण। बहुत सुंदर। तो आपने कहा सर कि अगर आपने बाई फोर्स और बाई कहते हैं मजबूरी आपने चुनाव किया है टीचिंग का, तो फिर उसके साथ आप जस्टिस करिए, उसको प्यार करना justice। चाहिए, है ना। और आप एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो युवा बच्चे लड़के अभी टीचिंग में आ रहे हैं वही कहेंगे, हम लोग तो थोड़े से हो गए हैं जी। आप देख रहे होंगे जो कंप्यूटर साइंस का चलन चल रहा है, अभी डिमांड है, आप हर 6 महीने में नौकरी चेंज कर रहे हैं, कितनी बार भागोगे? और मैं दावे के साथ कहता हूं जितना आप पैसे के पीछे भागोगे पैसा आपको उतना ही भगाएगा। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपको ना छोड़ें। सत्य। आप एक अच्छे टीचर होंगे, आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोना नहीं चाहेगा, नहीं खोना चाहिए। इनफैक्ट हम, आप मेरी बात से एग्री करेंगे सर, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर यूनिवर्सिटीज में देयर इज अ डेarth ऑफ गुड टीचर्स। यस, अच्छे टीचर्स की जरूरत हर जगह और नहीं मिल रहे, जैसे हर देश क्षेत्र में जजों की कमी है, हम्म, सेना में 1.5 लाख सैनिकों की कमी है, वैसे ही एजुकेशन सेक्टर में अच्छे टीचर्स की कमी है, मानना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल मैं इसको मानता हूं सर। और इनफैक्ट मैं तो एक इस पर और स्टेप आगे बढ़ के जाना चाहूंगा, और आपका उस पर ओपिनियन आई वुड सीक। चाहे तो वो हायर स्टडीज के लेवल पर हो या अंडर ग्रेड लेवल पर हो, जब आप प्रोफेशनल एजुकेशन में आते हो ना, तो इस बात पर कोई चर्चा नहीं करता कि टीचिंग भी एक फील्ड हो सकता है। देयर आर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस पेइंग रियली रियली वेल, इवन एट पार विद द इंडस्ट्रीज। आप देखेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कॉलेजेस में जो पैकेज है ना, वो इंडस्ट्रीज के एट पार है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बारे में पता ही नहीं है। जब आप मजबूरी में टीचिंग में आएंगे तो टीचिंग कैन नॉट बी एट इट बेस्ट। नो, नॉट एट ऑल। तो बच्चों में ये भी एक ऑप्शन क्या दिया जाना चाहिए कि भाई टीचिंग भी एक ऑप्शन हो सकता है, इफ यू रियली लव टीचिंग। ये माइंडसेट डेवलप करने की जरूरत है। जिस तरीके से कोर इंजीनियर कम हो रहे हैं, उसी तरीके से अच्छे टीचर भी कम हो रहे हैं। अच्छे टीचर्स की जरूरत है इस देश को, अच्छे माइंडसेट की जरूरत है। तो अगर अच्छे लोग आएंगे तो निश्चित तौर पे समाज का भला होगा। और अच्छे साथ में, अच्छे होने के साथ साथ एक ऐसा भी है ना कि एक ऐसा टीचर जो चरित्र निर्माण में अपनी सहभागिता लेके आए। अगर आप पैशन के साथ पढ़ाते हैं ना, एक टीचर जो पैशन के साथ पढ़ा रहा है और एक टीचर जो जॉब के लिए पढ़ा रहा है, दोनों बहुत अंतर है। मे बी द इंटेलिजेंट वन, द इंटेलिजेंट टीचर, बट वो एक जॉब के रूप में पढ़ा रहा है, मुझे लग रहा है उस टीचर की आवश्यकता नहीं है। बट एक टीचर जो पैशन के साथ पढ़ा रहा है, मेरे ख्याल से वो ज्यादा इम्पैक्टफुल। एक चीज और, टीचिंग का इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है ना। टीचिंग इज आर्ट, दिल से जरूर। कोई भी टीचर जिसको 50 साल का भी एक्सपीरियंस हो, हमने ज्यादा बोल दिया वैसे, एमरेटस प्रोफेसर में चला जाएगा वो, शायद उस एज तक हम लोग ना जाए 50 साल के एक्सपीरियंस के बाद। तो जो जिसको एक्सपीरियंस टीचर भी है, अगर वो क्लास लेने से पहले आधा घंटे पढ़ के नहीं आता है, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ नहीं पढ़ा सकता अच्छा। टीचिंग पढ़ाने की कला है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं। बहुत इंटेलिजेंट, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं क्रिकेट के, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे कोच हो सकते हैं। आप उठा लीजिए, कोच कभी भी अच्छा प्लेयर नहीं रहा। आईआईटीज में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट आईआईटीएंस। देख लीजिए, डेटा उठा के देखिएगा आप, आईआईटी में पढ़ाने वाला टीचर आईआईटीएन नहीं है। हमारे आपके बीच के लोग हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। वो बीटेक आईआईटी से नहीं है, एमटेक आईआईटी से हो सकते हैं, पीएचडी आईआईटी से हो सकते हैं, लेकिन आईआईटी जाना किसके लिए जाता है? कौन सा कोर्स आप, कौन सा बीटेक आईआईटी से करके लाओ, आप एमटेक आईआईटी से करके आओ, और पीएचडी आईआईटी से करके आओ, इन तीन में से किसको ज्यादा वेटेज मिलेगा समाज में? तो आईआईटी बीटेक के लिए जानी जाती है। तो मेरा तात्पर्य यही है कि कोई भी आईआईटी में पढ़ाने वाला बीटेक आईआईटी से किया हुआ आईआईटी को सर्व नहीं कर रहा है, वो सर्व कर रहा है अमेरिका को। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूं। अगर वही देश के इसरो को सर्व करे, देश की आयुध निर्मात्रियों को सर्च करे, वो करे, तब आप देखिएगा देश तकनीकी रूप से कितना सुदृढ़ हो जाता है। निश्चित रूप से।
निश्चित रूप से। सर अब थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट एजुकेशन पे बात करना चाहूँगा। जी। आज का जो छात्र है एमबीए या पीजीडीएफ जैसे कोर्सेज में ग्रेजुएशन करने के बाद जा रहा है, और निश्चित रूप से है भी क्या कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज उसमें मिल जाती हैं बच्चे को एमबीए पीजीडीएम करने के बाद। वहाँ पर भी मैं उसी सवाल पे आता हूँ कि बच्चा सिर्फ पैकेज को लेकर के डिसीजन लेता है, और अनफॉर्चुनेटली बिजनेस स्कूल भी या यूनिवर्सिटीज भी हाईलाइट करके सिर्फ प्लेसमेंट बेच रही होती हैं। क्योंकि ग्राहक प्लेसमेंट का है तो विक्रेता भी प्लेसमेंट ही बेचेगा। ये जो प्रारूप है वर्तमान शिक्षा का, जहाँ शिक्षा की बात नहीं होती, शिक्षा के अलावा हर चीज की बात होती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और आपका क्या सुझाव या क्या बच्चों के लिए एक सजेशन हो सकता है कि सिर्फ प्लेसमेंट की जो दौड़ है, बच्चे सिर्फ प्लेसमेंट की दौड़ में ना दौड़े। वो जहाँ तक मैनेजमेंट एजुकेशन की बात है, केस स्टडीज जो होती है उसमें उस पर ध्यान देना चाहिए। पूरे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ सीखना चाहिए। रेगुलर इंडस्ट्रीज को विजिट करना चाहिए। तो ये संस्थान की भी जिम्मेदारी है कि उनको इंडस्ट्रीज की विजिट कराए। उनको नए नए अनुसंधान केवल इंजीनियरिंग में नहीं होता, नवाचार केवल इंजीनियरिंग का विषय नहीं है, नवाचार मैनेजमेंट में भी हो सकता है। उससे नवाचार तो सर मतलब एक किसान से भी नवाचार सीख सकते हो। एक आप कुछ नहीं मत करिए, आपने सुना होगा चाय वाला की कितनी बड़ी चेन बन गई। आप ऐसी चेन्स बनाइए। आप क्यों 15-20 हजार की 30 हजार की नौकरी के पीछे जा रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा नौकरी नहीं करनी चाहिए, सबको अपने अपने, हम वो ऐसे स्टूडेंट से ये कहना चाहेंगे कि वो सेल्फ एनालिसिस करें, और सेल्फ एनालिसिस के बाद देखें कि वो अपने आप को कहाँ पाते हैं। इफ दे आर कैपेबल एनफ टू बिल्ड अ कंपनी, if they are capable to be act as an entrepreneur, then they go in that particular field. If they are capable to serve the nation through companies by taking job, they can take the job. वो भी कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो जॉब दे भी सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये करना चाहिए। और फिर मैं कहूँगा वही इंजीनियरिंग वाली बात, बाई प्रोडक्ट है ये। वो सारे पैरामीटर, चाहे अनुसंधान हो, चाहे एकेडमिक हो, इन हाउस ट्रेनिंग हो, सारी चीजों को इनको कंसिडरेशन में लाना चाहिए। उसके बाद ही कॉलेज का चुनाव करना चाहिए। केवल प्लेसमेंट के झांसे में आके इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आपको अच्छे संस्थानों की पहचान करनी पड़ेगी। आईआईएम केवल प्लेसमेंट के लिए नहीं जाना जाता है। आईआईएम किस लिए जाना जाता है? डॉक्टर साहब, मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे जी मेरे ख्याल से देखिए, आईआईएम को अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें, तो फैकल्टी वहाँ पर आपको मिलता है, वहाँ का कल्चर है, पीयर लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आईआईएम का जो बच्चा आता है अपने अपने अलग फील्ड से आता है। कोई इंजीनियरिंग में अच्छा होता है, तो कोई स्टैटिस्टिक्स में अच्छा होता है, तो कोई इकोनॉमिक्स में अच्छा होता है। तो चूंकि ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट जा रहे हैं, है ना, एक दूसरे से जो लर्निंग होती है, पीयर लर्निंग, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है आईआईएम्स के अंदर। तो ओवरऑल कल्चर, ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए बच्चा चुनाव करता है। एक और कमी है आईआईएम से अगर हम तुलना करें, जी, क्लास 2 कहना थोड़ा वो रहेगा, नेक्स्ट लेवल मतलब उससे जस्ट नीचे के लेवल के कॉलेजेस की बात करें, एआई एक बज़वर्ड है आज की डेट में। मैनेजमेंट में निश्चित तौर पे इसका उपयोग, लेकिन आज क्या है कि बड़ा थोड़ा सा, आप भी मैनेजमेंट फील्ड से हैं जी, कोई भी मैनेजमेंट का व्यक्ति जब उस पे आता है डाइस पे, तो वो एआई में बोलता है, बड़ा अच्छा बोलता है, लेकिन एक्चुअल में एआई का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा वो उससे कहीं मिस कर जाता है। कैसे? आईएम्स में जो बच्चा आ रहा है वो मोस्टली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आता है, जहाँ तक मेरी, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। काफी परसेंटेज बच्चा होता है, तो वो एआई और उस चीज को जानता है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चा इंजीनियरिंग से नहीं आया तो एआई नहीं सीख सकता, क्योंकि उसे एआई के सॉफ्टवेयर नहीं बनाने हैं, एआई के टूल्स को यूज करना है। लेकिन मैनेजमेंट संस्थानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एनालिटिक्स जैसे कोर्सेज चला रहे हैं, एआई बेस्ड टूल्स से रिलेटेड कोर्सेज चला रहे हैं, तो टेक्निकल फैकल्टी भी आपको हायर करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोर मैनेजमेंट का किया हुआ टीचर कभी एआई नहीं पढ़ा सकता। जिसने किया they can speak on the dice like anything on AI, but practically they are not capable enough. Some of them maybe lies in this category, they are capable, otherwise
हमें उसके स्पेशलिस्ट रखने पड़ेंगे। बिल्कुल। जैसे आप एचआर स्पेशलाइजेशन लेते हो तो एचआर का स्पेशलाइज्ड आदमी रखना पड़ता है ना आपको, टीचर। जी। जब आप उसमें आते हैं आप मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग का स्पेशलाइज्ड आता है ना। सप्लाई चेन की बात करते हैं तो आता है कि नहीं आता है। और एक और बहुत बड़ी जरूरत है, और हम अपील करेंगे इस देश के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, खासतौर से मैनेजमेंट संस्थान, वो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को बढ़ावा दें। किसानों की आय दुगनी करने की बात है, जब तक ये संस्थान आगे निकल के नहीं आएंगे और किसानों को उसके बारे में नहीं बताएंगे, देश उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि देश के अन्नदाता को इनके मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये बात मैं ऑन एयर आज बोल रहा हूँ और मैंने कई डिस्कशन में बोली है, क्योंकि जो आपने जो एग्री बिजनेस की बात करी है ना, फ्यूचर लाइज विद एग्रीकल्चर। यस, आज से 10 साल बाद अगर आप देखेंगे ना तो ये एग्रीकल्चर का टाइम आने वाला है। जैसे कंप्यूटर साइंस आप बात कर रहे हो, अलग अलग टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हो, बट अगर 10 साल बाद का अगर आप सीन देखेंगे, दिस फ्यूचर विल बिलोंग टू एग्रीकल्चर। Yes, this country definitely. is going to see a revolution in the field of agriculture, and there are number of reasons I can support. Yeah. तो बिल्कुल सही कहा कि एग्री, और अभी से अगर आप इस एजुकेशन पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप फ्यूचर डिमांड के लिए तैयार रहेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है संस्थानों से जी, इसका भी एक स्पेशलाइजेशन डाला जाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, किसानों की आय दुगनी तब तक नहीं होगी जब तक ये संस्थान आगे निकल के नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। लाइक इंटीग्रेशन होना चाहिए एजुकेशन और एग्रीकल्चर का। लेकिन समाज को भी अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। किसी बच्चे से आप कहो कि एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर लो तो वो मुंह बना लेता है, मैं एग्रीकल्चर गांव में जाकर के खेती करूंगा। समृद्धि का रास्ता, देश की समृद्धि का रास्ता सिर्फ और सिर्फ गांव से होकर गुजरता है। जब तक गांव खुशहाल नहीं होंगे, समाज और ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। सर, यू नेवर नो, एक फार्मर ना अपने लिए एमबीए एग्जीक्यूटिव हायर कर रहा होगा अपनी फसल की मार्केटिंग के लिए। ये टाइम आने वाला है, एमबीए एग्जीक्यूटिव को हायर करेगा कि मेरी फसल की, मेरी क्रॉप्स की, मेरी वेजिटेबल्स की मार्केटिंग बेस्ट कैसे हो, वो टाइम आने वाला है। डॉक्टर साहब, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जी। एमएसपी कानून चलता रहता है, आपने देखा होगा। जी, आपके लिए भी कानून बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था। लेकिन अगर आप में दम है, आपकी टीचिंग में कैपेबिलिटी है, आपको किसी मिनिमम सपोर्ट की जरूरत है प्राइस की? नहीं। सरकार ने मिनिमम फ्री मार्केट एमएसपी डिफाइन कर दी। आप बेचो नहीं ना, क्यों देते हो बिचौलियों को? इसके लिए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर एक किसान का बेटा एग्री मैनेजमेंट में काम करके आए, उससे डिग्री लेके आए और अपने गांव को अगर अच्छा करे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहीं से है। देखिए अभी क्या है, आप कर क्या रहे हैं हम? कौशल विकास के नाम पे करो अरबों रुपए खर्च कर दिए सरकार। द्रोण दीदी का कंसेप्ट अच्छा है। इसी तरीके से एग्री मैनेजमेंट के लिए भी कार्य होने चाहिए। और ऑन एयर में आपसे कह रहा हूं कि जब योजनाएं आती हैं इस तरीके की स्किल डेवलपमेंट की, तो केवल पेपर पे आती है, नाम लिख के साइन करा लिए जाते हैं। वास्तव में अगर इनको प्रशिक्षण देना है, अगर इसका 10% प्रशिक्षण भी दे दिया जाए ना किसानों को, और उनको किसानों की दशा ही नहीं है, इसके अंदर फांसी लगाने में मजबूर नहीं। बहुत सही डॉक्टर साहब, आपने मेरे ख्याल से एक कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन हुआ है जिसमें हमने बात करी है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जिसमें बात करी है एजुकेशन के बारे में, जिसमें हमने बात करी है फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर के बारे में। क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कि सिर्फ जॉब देनी नहीं है। शिक्षा का जो उद्देश्य है समाज कल्याण, और समाज का कल्याण कब होगा? जब यहाँ का उद्यमी विकास करेगा, जब यहाँ का किसान विकास करेगा, जब यहाँ का युवा विकास करेगा, तब मेरे ख्याल से हम एक बेहतर और एक अच्छे समाज के लिए परिकल्पना कर सकते हैं सर। निश्चित तौर पे। With this, sir, thank you so much. बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। Thank you so much, sir. Thanks so much for joining us on this podcast.